हेलो जिया, युविका, चारुक्षी, मीत, आप सब कैसे हो? तो मैं भी मस्त हूँ। चल रहा है जो भी है, कोविड सिचुएशन बाहर है लेकिन हमारा भी ठीक ठाक चल रहा है वैसे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो हमारा लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर में एक बड़ा वाला क्वेश्चन हमने देखा था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8 और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांस है, ठीक है? तो विथ वेरी लेस एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक के मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा तब तक के कैपिटल फंड मुझे मिलने वाला नहीं है। मुझे यह क्वेश्चन में दिया नहीं है कि यार धंधे में लगा हुआ कैपिटल कितना, उसे ढूंढने के लिए हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो इज इक्वल टू कैपिटल मिलेगा। ये हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करिए। लास्ट ईयर 11 में सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा था, ठीक है? आ जाइए। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 था, तो लिख देता क्वेश्चन नंबर 9। Following is the receipt and payment account of Chennai Sports Club for the year end 31 दिसंबर 2012। मैंने बोला था जिस साल का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है दैट इज माय करंट ईयर, तो मेरा करंट ईयर है 1 जनवरी 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012। दिस इज माय करंट ईयर। और मेरा जो लास्ट ईयर है, तो मेरा लास्ट ईयर होना चाहिए, माय लास्ट ईयर शुड बी 1 जनवरी 2011 से लेके तो 31 दिसंबर 2011, ये मेरा लास्ट ईयर। तो ये रही 2011 की बैलेंस शीट, ये रही 2012 की करंट ईयर की बैलेंस शीट। एंड व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट ईयर रे, ये भी लिख के रख दिया करो, अच्छा रहता कभी भी समझने के लिए पॉइंट्स को। तो 31 मार्च दिसंबर 2013 इज माय नेक्स्ट ईयर, ठीक है? चलो देखते हैं। आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, बोले तो कैश बुक का दूसरा भाई दिया गया है। आपको दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट के अलावा नीचे अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू कुछ जानकारी एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2012 द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज ₹4000। अच्छा, यानी 2012 यानी करंट ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बोले तो अभी भी मिलना बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन क्लब देता है कि मेंबर से लेता है? लेता है तो करंट ईयर में कुछ तो मिला होगा ना, मिला होगा तो लिखने में भी आया होगा। तो लिखने में आया होगा तो एक काम करिए, रिसिप्ट साइड में देखो बरा, सब्सक्रिप्शन से के नाम से कुछ है क्या? है, मार्क करके रख दो, मार्क करके रख दो, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। आगे लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2011 सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग वाज था, यानी पिछले साल मिलना बाकी था 3000, ठीक है ना? वैसे भी अपन मार्क कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन को, तो एडजस्टमेंट निपटा लेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी क्लब देती है, इस साल भी दी गई होंगी, तो अकाउंटेंट ने पेमेंट में एंट्री मारी होंगी। तो देखो बरा, पेमेंट साइड में सैलरी है क्या? है, मार्क करके रख दो। आगे दिया है On 1 जनवरी 2012 the club had a building of ₹80,000, यानी 1 जनवरी 2012 के ओपनिंग बैलेंसेस बता रहा है। तो मैं कहूंगा ये पिछले साल के सारे असेट्स और लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस रहे होंगे। तो पहले एक काम करता ना, जो बता रहा है 1 जनवरी को मेरे पास बिल्डिंग थी, तो मैं कहूंगा लास्ट ईयर भी मेरे पास वो बिल्डिंग रही होगी, तो पहले तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के असेट में ही लिख देता ना, फिर करंट ईयर में लिखेंगे। लास्ट ईयर मेरे पास बिल्डिंग नाम की असेट थी, कितने रुपयों की? 80,000 रुपयों की बिल्डिंग मेरे पास थी। अच्छा, लास्ट ईयर थी तो करंट ईयर में भी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और वैसे भी वो बता ही रहा है कि साल के शुरू में 1 जनवरी 2012 को मेरे पास बिल्डिंग नाम की असेट थी 80,000 रुपयों की साल के शुरू में। तो साल के बीच में और कोई बिल्डिंग को लेकर ट्रांजैक्शन हो सकता है,
तीन पॉसिबिलिटी है युविका, तीन पॉसिबिलिटी। अनन्या पहली पॉसिबिलिटी कि नई बिल्डिंग साल के दौरान परचेज भी हो सकती, दूसरी पॉसिबिलिटी पुरानी बिल्डिंग साल के दौरान सेल भी हो सकती, और तीसरी पॉसिबिलिटी बिल्डिंग वापरने से वैल्यू घट भी सकती, बोले तो डेप्रिसिएट भी हो सकती। तो सर देखेंगे कैसे? ऐसे देखेंगे, अगर बिल्डिंग खरीदने में आई है तो पेमेंट गया होगा, पेमेंट गया होगा तो पेमेंट में लिखने में आया होगा। देखो बरा पेमेंट साइड में कुछ दिख रहा है क्या? बिल्डिंग के नाम से कुछ भी नहीं है, यानी नई बिल्डिंग खरीदने में नहीं आई। ठीक है, जाने रही। अच्छा, सेल हुई होंगी तो पैसा आएगा तो अकाउंटेंट रिसिप्ट में लिखेगा, तो रिसिप्ट साइड में देखो बरा बिल्डिंग सेल के नाम से कोई एडजस्टमेंट है क्या, एंट्री है क्या? नहीं है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाने दो। अच्छा, डेप्रिसिएट हुई होंगी तो एडजस्टमेंट में मिलेंगी, एडजस्टमेंट में देखो बरा कई डेप्रिसिएट बिल्डिंग कुछ लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम इंक्लूडिंग परचेस वाज 10%। कौन सा आइटम, लेकिन कौन सा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम, यानी सबके ऊपर बोल रहा है पट्टा। ठीक है, इंक्लूडिंग परचेस 10%, पर एनम नहीं लिखा है, सीधा 10% डेप्रिसिएशन ठोक दे बोलते हैं। ठीक है, तो पिछले साल मेरे पास 80,000 की बिल्डिंग थी, इस साल भी दिखेंगी, ना तो मैंने और बिल्डिंग खरीदी ना तो पुरानी बेची, तो 80,000 रुपीस की ही है, लेकिन डेप्रिसिएशन होने की वजह से मैं लिखते समय अंदर लिखूंगा। आगे, On 1st January 2012, the club had furniture of rupees 20,000। अच्छा, बिल्डिंग तो है ही, क्लब के पास फर्नीचर भी है बेटे 20,000 का। सर ये साल के शुरू में तो साल के आखिरी में भी रहा होगा, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिख देता फर्नीचर कितने रुपए, 20,000 रुपयों का फर्नीचर करंट ईयर के शुरू में भी है, तो लास्ट ईयर भी रहा होगा। सर डेप्रिसिएशन है तो अंदर नहीं लिखेंगे क्या? नहीं। सर क्यों? अरे यार वो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, बोले तो वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग है, बोले तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाले आंकड़े हैं, तो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद वो 20 था। ठीक है, तो करंट ईयर में मैं लिखूंगा फर्नीचर के नाम से 20,000 का फर्नीचर क्लब के पास ऑलरेडी है, लिखते समय अंदर लिखा क्योंकि मेरे को पता है डेप्रिसिएशन तो है दिया पट्टे ने नीचे। हाँ, लेकिन सर और फर्नीचर खरीदा गया होगा तो साल के बीच में पेमेंट गया होगा ना, तो देख बार पेमेंट साइड में फर्नीचर परचेस की एंट्री है क्या? है ना, 10,000 का पेमेंट दिख रहा है। फर्नीचर खरीदने के चक्कर में 10,000 का पेमेंट गया, यानी नया फर्नीचर खरीदने में आया है। अच्छा, पुराना बेचा होगा तो रिसिप्ट में मिलेगा, देख बार रिसिप्ट में है क्या? सेल ऑफ फर्नीचर नहीं है, छोड़ दे, जाने दे। चलो आगे बढ़ते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट भी थी क्लब के पास। ठीक है, साल के शुरू में थी 10% रेट वाली इन्वेस्टमेंट, तो पिछले साल भी रही होंगी, तो पिछले साल की भी बैलेंस शीट में लिख देता। कितने का है रे 10% इन्वेस्टमेंट? 45,000 वाली इन्वेस्टमेंट मेरे पास पिछले साल थी, तो इस साल भी दिखनी चाहिए, तो इस साल भी लिखूंगा। फर्नीचर के लिए 3 लाइन छोड़ देना क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन और नया वाला परचेज। 10% इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी, कितने रुपए वाली इन्वेस्टमेंट है? 45,000 रुपीज वाली इन्वेस्टमेंट मेरे पास ऑलरेडी है। सर अंदर लिखे कि बाहर? 2 पॉसिबिलिटी, तीसरा नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं रहता। नया खरीदा होगा तो पेमेंट में दिखेगा, देख बर खरीदा क्या नया, इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदा, पुराना बेचा तो रिसिप्ट में मिलेगा, है क्या इन्वेस्टमेंट के नाम से कोई एंट्री नहीं है रिसिप्ट में, छोड़ दे, जाने दे। सर लेकिन हिडन एडजस्टमेंट 10% के भाव से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बोले तो 4500 रुपए का इंटरेस्ट, 4500 का इंटरेस्ट साल भर में मिलना चाहिए, तो कुछ तो मिला होगा तो पैसा आया होगा, तो रिसिप्ट में लिखने में आया होगा। देखो बरा रिसिप्ट में है क्या? नहीं है, यानी अभी भी इंटरेस्ट पूरा का पूरा मिलना बाकी है, तो ठीक है ना, एडजस्ट कर लेंगे अपन, उसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस था, वो क्लोजिंग ही रहेगा, ये इस साल का ओपनिंग है, फर्दर एडजस्टमेंट्स इसमें आएंगे। आगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी थे पिछले साल मेरे पास, लिख देता स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। कितने के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स थे रे मेरे पास? मेरे पास थे 25,000 रुपयों के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो इस साल भी रहेंगे, तो इस साल भी लिख देता स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के नाम से।
सर इस साल कोई इक्विपमेंट खरीदने में आए होंगे तो पेमेंट गया होगा। देखो पेमेंट साइड में है क्या, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ना, 20,000 के और खरीदे तो लिखते समय 25,000 रुपयों के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अंदर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि नई खरीदारी हुई है ना उसमें, इसलिए। आगे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेस 10%, ये हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2012 एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दिस इज बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। ठीक है, चलो पोस्टिंग शुरू करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बोले तो ओपनिंग कैश लिख दो बाजू में। अच्छा, ये इस साल की ओपनिंग कैश है तो मैं कहूंगा ये लास्ट ईयर की बची हुई क्लोजिंग कैश रही होंगी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश रहा होगा। तो लास्ट ईयर का बचा हुआ कैश मैं कहूंगा लास्ट ईयर की असेट रही होंगी, तो लास्ट ईयर के असेट में लिख देता 5,000 की कैश मेरे पास पिछले साल बची थी, जो इस साल तो खर्च हो जाएगी, तो इस साल के दौरान खर्च हुई होंगी और इस साल के आखिरी में कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग कैश बची होंगी। तो देखो बरा कितनी बची है इस साल के आखिरी में, वो पेमेंट साइड के आखिरी में मिलेगी। 16,000 रुपीस की बची है जो इस साल के आखिरी में बची, दैट इज माय करंट ईयर की असेट। तो करंट ईयर के असेट में लिख दूंगा कैश का बचा हुआ बैलेंस 16,000 रुपीज। आगे, सब्सक्रिप्शन दिख रहा है रिसिप्ट साइड में, यानी सब्सक्रिप्शन के तौर पे मेरे पास कैश आई। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हर साल मिलेगा मेंबर से क्लब को मेंटेन करने के लिए। क्लब की मेन इनकम है तो इनकम साइड में सबसे पहले लाइन में ही लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना सब्सक्रिप्शन इस साल प्राप्त हुआ क्लब को, 26,000 रुपीस का सब्सक्रिप्शन मिला। ठीक है, एडजस्टमेंट है सो अंदर। एंट्रेंस फीस, जब मेंबर के साथ नॉन मेंबर क्लब में एंट्री मारेगा उससे एंट्रेंस फीस क्लब लेगा तो क्लब को मिलेगी, हर साल मिलेगी तो क्लब के लिए इनकम है तो लिखूंगा इनकम साइड में। और वैसे भी मैंने बोल के रखा हुआ है कि अनलेस अदरवाइज मेंशन एवरी रिसिप्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीप्ट एंड इज माय इनकम। चलो आगे, टूर्नामेंट फंड, बाजू में फंड लिखा है, मार्क करो उसे, यानी जब टूर्नामेंट होंगे इस फंड में से हम पैसा पे करेंगे उस टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए। तो ये फंड लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना है, दैट्स व्हाई इज नॉट माय इनकम, इज माय लायबिलिटी। और वैसे भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में इनकम मिलेगी या फिर लायबिलिटी मिलेगी ना, रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम, कैपिटल रिसिप्ट है तो लायबिलिटी। तो टूर्नामेंट करवाने के लिए मिला हुआ फंड इज माय लायबिलिटी, टूर्नामेंट फंड। और लिखते समय अंदर लिख देता क्योंकि इमीडिएटली चेक कर लो कि इस टूर्नामेंट फंड के अगेंस्ट में कोई खर्चे दिए हैं क्या। हाँ, पेमेंट साइड में देख लो खर्चे दिए, टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो उस टूर्नामेंट के खर्चे का पेमेंट का बर्डन हम इस साल के इनकम पे एक्सपेंडिचर पे नहीं डालेंगे, उस मिले हुए फंड के ऊपर डालेंगे। इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंस मैं कर दूंगा इसमें से लेस। टूर्नामेंट एक्सपेंस, शॉर्टकट लिखता टूर्नामेंट एक्सपेंस। कितना हुआ रे टूर्नामेंट का खर्चा? अरे बाप रे, टूर्नामेंट का खर्चा तो 21,000 है और फंड इकट्ठा हुआ था सिर्फ 15,000। तो सर वो बर्डन 21,000 का झेल ही नहीं पाएगा, तो मैं इसके ऊपर बर्डन 15 का ही डालूंगा और फंड में बचा कितना, तो नील। और सर 6,000 का बर्डन काय पे डालेंगे, करंट ईयर के इनकम के मत्थे पटकूंगा, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा टू टूर्नामेंट एक्सपेंस के नाम से। टूर्नामेंट का फंड था 15,000, टूर्नामेंट के एक्सपेंस हुए 21,000 में से 15,000 फंड का वापरा और बचा हुआ 6,000 इनकम में से वापरेंगे एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर।
हर साल बिकेंगे, रद्दी हर साल बिकेगी, हर साल बिकेगी तो मेरी इनकम है, तो इनकम साइड में लिख देता सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के नाम से। अच्छा, कितना सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर? ₹2000। आगे लिगेसी। लिगेसी का मतलब होता है कि मरते मरते कोई मेंबर अपना सारा पैसा, बताया था ना पवन ने जाते जाते सारी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेडीज क्लब को दे दी, बोले लेडीज ने मेरा बहुत उद्धार किया है। तो केशव जो मरते मरते 35,000 रुपए की प्रॉपर्टी क्लब को मिली, दैट इज माई कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि पवन के मरने का प्रोग्राम तो एक ही बार होगा ना, बार बार थोड़ी मिलेंगे ऐसे पैसे। लिगेसी नाम की रिसिप्ट तो इज माई कैपिटल रिसिप्ट एंड दैट्स व्हाई इज माई लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में लिगेसी नाम की लाइबिलिटी आप अलग से भी लिख सकते या कैपिटल फंड में भी चाहो तो ऐड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलो पेमेंट साइड। पेमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है तो एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट हुआ है तो असेट, बिकॉज द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, सैलरी पे की, हर साल सैलरी पे होगी, दैट्स व्हाई सैलरी पे करना इज माय एक्सपेंडिचर। लेकिन एडजस्टमेंट मार्क की हुई है तो लिखते समय मैं लिखूंगा अंदर। फर्नीचर का पेमेंट दिख रहा है, यानी इसका मतलब है मैंने नया वाला फर्नीचर खरीद के लाया तो असेट। तो ऑलरेडी जो ओल्ड फर्नीचर है उसी में लिख देता परचेस ऑफ नया वाला फर्नीचर, कितने का? 10,000 रुपयों का लिख देता। 10,000 का फर्नीचर हमने और खरीद के लाया, ओल्ड 20,000 का ऑलरेडी था, तो दोनों मिला के मेरे पास 30,000 रुपयों के फर्नीचर हो गए। अंदर लिखेंगे, एक एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है डेप्रिसिएशन वाली। चलो ऑफिस एक्सपेंस, हर साल होंगे तो खर्चा, ऑफिस का खर्चा लिख देता ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। ऑफिस एक्सपेंस कितना है रे ऑफिस का खर्चा? 8,000 रुपए। टूर्नामेंट के एक्सपेंस हो चुका है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदे, असेट यार, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेबल टेनिस, देन बैडमिंटन, बैट, स्टंप, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आर अवेलेबल। सो उसके ऊपर होने वाला डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा रहेगा। तो पुराने जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है उसी में खरीदा हुआ नया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैं कर दूंगा ऐड। कितने के खरीदे नए वाले? 20,000 रुपयों के, और पुराने कितने वाले थे? 25। तो दोनों मिला के मेरे पास अभी है 45,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बोले तो साल के अंत में बचा हुआ कैश का बैलेंस इज माय असेट। तो असेट में लिख चुका हूं, ये देखो। ठीक है, चलो आगे। एडजस्टमेंट में दिया है ऑन 31 दिसंबर 2012, यानी करंट ईयर के आखिरी में, पहले इसे मिटा देता, कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो फालतू में। तो बता रहा है करंट ईयर के आखिरी में कुछ मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलना अभी भी बाकी है। ठीक है, कितना बाकी है? करंट ईयर के आखिरी में आउटस्टैंडिंग है कुछ सब्सक्रिप्शन। कितना आउटस्टैंडिंग है? 4,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अभी भी रिसीवेबल है। ठीक है भाई, रिसीवेबल है। और आगे भी बता रहे हैं 31 दिसंबर 2011 को भी आउटस्टैंडिंग था, बोलते पिछले साल। तो पिछले साल की इसमें भी लिख देता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपए पिछले साल रिसीवेबल था। अच्छा, पिछले साल जो रिसीवेबल था बोले तो आउटस्टैंडिंग था, वो कब रिसीव्ड हो गया होगा? करंट ईयर में रिसीव्ड हो गया होगा यार। लास्ट ईयर कोई तो भी जिया नाम की मेंबर थी कंजट, जिसने पिछले साल मस्त सर्विस तो ले ली क्लब से, लेकिन पैसे नहीं दिए पट्टी ने। तो हम छोड़ेंगे क्या पैसा? पिछले साल भले ही ना दिया हो, करंट ईयर में उससे पैसा वसूल के रहेंगे तब तक कि उसको क्लब में आने नहीं देंगे।
तो पिछले साल जो पैसा रिसीवेबल था वो करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ, तो ये जो रिसीव्ड दिख रहा है ना 26, इस 26 में से 3000 लास्ट ईयर का है, जो लास्ट ईयर की इनकम थी करंट ईयर की नहीं है, दैट्स व्हाई मैं करूंगा माइनस। तो कर देंगे माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर के नाम से। 3000 का सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिलना बाकी था, जो करंट ईयर में मिल गया, लेकिन वो करंट ईयर की कमाई नहीं है, दैट्स व्हाई माइनस। तो करंट ईयर की रिसिप्ट इनकम कितनी? 23,000। सर सेकेंड इफेक्ट? हाँ सेकेंड इफेक्ट, पिछले साल वो रिसीवेबल था और जो रिसीवेबल रहते हैं वो बिजनेस की असेट कहलाते, तो लास्ट ईयर के असेट में लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो पिछले साल मिलना बाकी था 3000 रुपए। सही है? अच्छा, करंट ईयर में भी 4000 मिलना बाकी है बोलते हैं। अच्छा, करंट ईयर में भी 4000 मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर में 4000 अभी भी मिलने बाकी है, लेकिन है तो करंट ईयर की ही इनकम, तो करंट ईयर की इनकम में दिखनी चाहिए, भले ही कैश हाथ में आई हुई नहीं है। तो लिख देता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 4000। तो सर 23 और 4 दोनों मिला के इस साल की इनकम कितनी? 27,000 रुपए। अच्छा, 4,000 इस साल आउटस्टैंडिंग था, बोले तो मिलना बाकी था, बोले तो रिसीवेबल था, थी करंट ईयर की इनकम, हाथ में आई नहीं थी, लेकिन है तो करंट ईयर की ना, दैट्स व्हाई मैंने प्लस किया, लेकिन रिसीवेबल है तो मैं कहूंगा करंट ईयर की असेट है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट में लिख देता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 4000 रुपए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है। ठीक है, चलो आगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2012 बोले तो करंट ईयर की बात चल रही है, वो बता रहा है करंट ईयर में 2000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 2000 की सैलरी अभी भी करंट ईयर में देनी बाकी है, देनी, अब लेनी नहीं, देनी बाकी है, तो मैं बोलूंगा पेबल है। और मैं क्यों बोल रहा सैलरी देनी बाकी, देनी बाकी, देनी बाकी, देनी बाकी, क्यों बोल रहा? क्योंकि मैं सर्विस ले चुका हूं एम्प्लॉय से और मैंने गुड्स खरीदे, मैंने सर्विस ली कि समझ ले मेरा खर्चा हो गया, ऐसा अकाउंटेंसी का अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है, अगर कोई बोल रहा है। ठीक है, तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि मैंने सर्विस ली कि मेरा खर्चा हो गया, भले ही पेड नहीं हुआ है, खर्चे की लिस्ट में लिख दे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कि भाई 2000 अभी भी देने बाकी है। ठीक है, तो करंट ईयर की सैलरी थी कितनी? 14,000 rupees, out of which 12,000 has been paid and 2,000 still current year में payable। तो करंट ईयर में पेबल है, तो करंट ईयर के लाइबिलिटी में लिख देता आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2000 रुपए। ठीक है, आगे। On 1st January 2012, the club had a building of ₹80, furniture, so investment। इन्वेस्टमेंट की हिडन एडजस्टमेंट बची है, जो इन्वेस्टमेंट हमने पिछले साल खरीद के रखी थी उसके ऊपर सालाना 10% के रेट से साल भर का 4,500 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मिला है क्या? तो रिसिप्ट में तो मिला ही नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा मिलना बाकी है करंट ईयर की इनकम। तो करंट ईयर के इनकम साइड में लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से, ब्रैकेट में भी बता दूंगा 45,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने की, 10% भाव से इन्वेस्टमेंट के ऊपर सालाना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बोले तो 4,500 मिलना चाहिए। अच्छा, तो इतना अभी भी रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो मेरी असेट है, तो असेट में लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से कितना रे? 4,500 रिसीवेबल है। अच्छा, 45,000 प्राप्त हो चुका है और 4,500 अभी भी रिसीवेबल है, तो मैं कहूंगा 49,500 कुल मिला के अभी इन्वेस्टमेंट के थ्रू मेरे को मिलेगा, दैट इज माय असेट्स।
ठीक है। चलो डबल इफेक्ट चला गया। अब बचा क्या, डेप्रिसिएशन दीज आइटम पे चार्ज करना है। दीज आइटम बोले तो बिल्डिंग, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस, बताने की गरज नहीं है, सबको पता है। 10% बोले तो साल का 8,000। तो बचे हुए बिल्डिंग की कीमत आज चल रही होंगी 72,000 रुपीज। देन फर्नीचर में से भी डेप्रिसिएशन लेस। सर यहां दो फर्नीचर है, ओल्ड 20 वाला और न्यू फर्नीचर परचेस 10,000 वाला। अगर वहां 10% पर एनम लिखा होगा, है क्या, है क्या? नहीं है, नहीं है। अगर लिखा होता 10% पर एनम, इसका मतलब है अनन्या द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% इज एप्लीकेबल फॉर 12 मंथ्स। तो इसका मतलब मैं निकालता कि पुराने डेप्रिसिएशन, पुराने फर्नीचर पे 20,000 पे पूरे साल भर का 2,000 और नए फर्नीचर पे 10,000 का 10% 1,000, लेकिन पूरे साल भर का। लेकिन मैं लेता एवरेज बेसिस पे आधे साल का 500, यानी उस केस में 2500 डेप्रिसिएशन माइनस होता। अगर वो 10% पर एनम लिखता, पुराने फर्नीचर पे साल भर का, नए फर्नीचर पे 6 महीने का। क्या बोला मैंने, रट्टा मार के रख ले मीत। ओल्ड फर्नीचर पे साल भर का, नए फर्नीचर पे 6 महीने का। फिर से एक बार, ओल्ड फर्नीचर पे साल भर का, नए फर्नीचर पे 6 महीने का। लेकिन अभी 10% पर एनम नहीं लिखा है, सिर्फ 10% लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, एट एनी केस, नया हो पुराना हो, फेंक उधर, पूरा 10% बोले तो 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन मैं लूंगा ही लूंगा। यानी उस केस में आज के तारीख में बचे हुए फर्नीचर की कीमत 27,000 रुपए मिलेंगी। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में से भी माइनस कर देता डेप्रिसिएशन। अच्छा, 10% नया हो पुराना हो 4,500 रुपए लेस, तो 4,500 रुपए माइनस, तो बचे हुए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की वैल्यू 40,500 रुपए। चलो सब कुछ हो गया, सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है। डेप्रिसिएशन के सेकेंड इफेक्ट यहां दे देते हैं। डेप्रिसिएशन पहला लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दूसरा लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और तीसरा लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर साल भर का डेप्रिसिएशन 8,000, फर्नीचर के ऊपर साल भर का डेप्रिसिएशन 3,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर साल भर का डेप्रिसिएशन 4,500। सही है, चलो हो गया, प्रॉब्लम फिनिश। तो सबसे पहले क्लोजिंग करते समय हम पिछले साल की बैलेंस शीट बंद करेंगे और पिछले साल की बैलेंस शीट को बंद करके लास्ट ईयर का कैपिटल ढूंढ लेंगे कि पिछले साल धंधे में लगा कितना था। चलो, असेट में बिल्डिंग है 80,000 की, फर्नीचर है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट है 45,000 की, प्लस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 का, प्लस 5,000 का कैश बचा था और 3,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था। एंड लास्ट ईयर मेरे बिजनेस की टोटल असेट्स है 1,78,000 रुपीज। अच्छा, और लाइबिलिटी कितनी है? कुछ भी नहीं है। तो 1,78,000 की इतनी सारी असेट बनी कैसे रे? कभी भी जो असेट बनती वो लाइबिलिटी में जब पैसा आता फर्म के पास, बिजनेस के पास, उसी लाइबिलिटी से असेट पैदा होती है। तो सर धंधे में कैपिटल डाला होगा तभी इतनी सारी असेट खरीदने में आई ना। हाँ, तो कैपिटल डाला था कितना? 1,78,000 रुपीज का कैपिटल डालने में आया था। ये मैंने पकड़ लिया बाय बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। ठीक है। अच्छा, यही कैपिटल फंड इस साल कंटिन्यू होगा। कैपिटल फंड 1,78,000 रुपीज। अब पहले क्लोज करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम साइड क्लोज करता सबसे पहले। इनकम साइड 27,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 4,500। इनकम साइड की टोटल है 37,500। इनकम साइड की टोटल, यहीं पे एक्सपेंडिचर साइड की लिख देता।
14,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500। अच्छा एक्सपेंडिचर बढ़ा है रे फिर 43,500। इनकम छोटा है, एक्सपेंडिचर बड़ा है, तो आने वाला लॉस आएगा। फिर कितने का लॉस आ रहा है? 37,500। 6,000 रुपए उनका लॉस है क्लब को। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर साइड बड़ी है, वो है 43,500। तो इधर भी लिख देता 43,500। ठीक है, तो डिफरेंस यहां आएगा।